बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आइडियल इनकाइन साइकिल का क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। उससे पहले थोड़ा बहुत प्रोसेसेस को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले पॉइंट वन पर हमारा स्टेट वन पर पंप आ जाता है। पंप पर हम लोग वाटर इनपुट देते हैं। वाटर को ये बॉयलर के अंदर भेजता है ना, पंप करके। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी बात ये है कि पंप जो है हमेशा पानी पे ऑपरेट करता है, मतलब इसके अंदर मिक्स्ड रीजन नहीं आ सकता, मतलब ये गैस पे ऑपरेट तो कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि पानी वाला पंप है। उसके बाद ये बॉयलर के अंदर भेज देगा। बॉयलर उसको हीट, मतलब हम उसको क्यूइन देंगे तो उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर प्रेशर जितना बढ़ेगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर वो स्टीम बन जाएगा, स्टीम बन के टरबाइन में आ जाएगा। तो टरबाइन वर्क आउटपुट करेगा, तो उसका टेम्परेचर भी गिरा देगा थोड़ा, और प्रेशर भी गिरा देगा, और साथ क्वालिटी भी गिरा देगा। उसके बाद कंडेंसर में आ जाएगा। और मैंने अभी जैसे पहले बताया कि पंप जो है हमेशा पानी पे काम करता है, गैस में काम नहीं करता। तो कंडेंसर तब तक, ये जो हमारे पास स्टीम आ रही है ना कुछ क्वालिटी वाली, मतलब उसके अंदर मिक्स्ड रीजन में है, उसको तब तक कंडेंस करता रहेगा जब तक वो पूरा पानी ना बन जाए। तो जब पूरा पानी बन जाएगा, यानी सैचुरेटेड वाटर स्टेट पे आ जाएगा, तो फिर वो पंप के अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ से दोबारा साइकिल रिपीट हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसीडर 210 मेगावाट स्टीम पावर प्लांट, मतलब कि ये क्या चीज़ दी हुई है हमें, पावर आउटपुट दी हुई है। पावर आउटपुट क्या चीज़ होती है? वर्क डन होता है, वर्क नेट वर्क होता है असल में साइकिल का। उसका वही किलो जूल पर सेकंड में आ रहा होता है, तो इसलिए हम उसको पावर आउटपुट भी कह देते हैं। अच्छा, दैट ऑपरेट्स ऑन अ सिंपल आइडियल रैंकिन साइकिल। रियल रैंकिन साइकिल होती तो कुछ स्टेट्स में एंट्रोपी डिफरेंसेस आते हैं, मगर यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आइडियल रैंकिन साइकिल है। स्टीम एंटर्स द टरबाइन एट 10 मेगापास्कल एंड 500 डिग्री सेल्सियस। अब टरबाइन कहाँ पर पड़ा हुआ है? देखिए, टरबाइन पर एंटर कर रही है 10 मेगापास्कल पर और 500 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा टरबाइन था ना। देखो, ये स्टेट 3 है, मतलब कि यहाँ पर ये T3 दिया हुआ है हमें, टेम्परेचर 3 दिया हुआ है, प्रेशर 3 दिया हुआ है। प्रेशर कितना दिया हुआ है हमें? 10 मेगापास्कल दिया हुआ है प्रेशर, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्रेशर जो है वो 10 मेगापास्कल है। अच्छा, और ये हर वीडियो में तकरीबन बात बताता आ रहा हूँ कि ये जो बॉयलर है हमारे पास और कंडेंसर, ये हमेशा आइसोबैरिक प्रोसेसेस पे काम करते हैं। मतलब कि 2 से 3 जो प्रोसेस होगा वो आइसोबैरिक होगा, ठीक है ना। इसी तरह 4 से 1 जो होगा, या 1 से 4 कोई भी प्रोसेस होगा, वो कौन सा होगा? वो भी आइसोबैरिक होगा। और ये पंप और टरबाइन आइडियल केसेस में आइसोट्रोपिक प्रोसेसेस होते हैं, मतलब कंप्लीटली आइसोट्रोपिक लेते हैं हम लोग आइडियली। अच्छा, अब मैंने कहा यहाँ पर पॉइंट 3 पे प्रेशर कितना है? 10 मेगापास्कल। लेकिन हमें पता है कि 2 से 3 जो प्रोसेस है वो बॉयलर है, और वो एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। मतलब कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही यहाँ पर प्रेशर होगा ना, तो ही तो यहाँ पर कांस्टेंट रहकर यहाँ पर 10 मेगापास्कल आ जाएगा। तो कंक्लूजन हमारी क्या निकली कि यहाँ पर जो पॉइंट 2 है उसका प्रेशर भी कितना है? 10 मेगापास्कल है। मतलब हमें पॉइंट 2 पे भी प्रेशर पता चल गया। अब क्वेश्चन को आगे मजीद पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। इट इज़ कूल्ड इन अ कंडेंसर एट प्रेशर ऑफ 10 किलो पास्कल। मतलब कि अब यहाँ पर कंडेंसर में कूल जब होने लगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 किलो पास्कल आ जाएगा। यहाँ पर कंडेंसर वाला प्रेशर 10 किलो पास्कल है, मतलब 4 से 1 तक जितना प्रेशर रहेगा, ये आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 10 किलो पास्कल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे TS डायग्राम पे इसका ग्राफ बनाना है, क्वालिटी ऑफ स्टीम बतानी है एट टरबाइन एग्जिट। टरबाइन एग्जिट कहाँ पर है? यहाँ पे, ये पॉइंट 4 पर हमें क्वालिटी बतानी है। मैंने बताया ना, यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम हमारे पास आ रही होती है, टरबाइन उसके ऊपर वर्क डन करता है, और यहाँ पर फिर क्या आ जाता है हमारे पास? यहाँ पर क्वालिटी उसकी गिर जाती है, तो हमें वो पूछने के पॉइंट 4 पे अपनी क्वालिटी भी बतानी है। और आगे एफिशिएंसी और दूसरी चीज़ें, मैथ फ्लो रेट पूछा हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना इसको कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इस्तेमाल हो रही। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हमें स्टीम टेबल पर कोई भी दो वैल्यूज़ पता होती है ना, किसी भी दो स्टेट्स की वैल्यू पता होती है, दो स्टेट्स नहीं, एक पॉइंट पे दो चीज़ों की वैल्यू पता होती है, तो हम लोग उसका कुछ भी फाइंड कर सकते हैं स्टीम टेबल से। तो ये रूल ऑफ थंब है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं हमें कहाँ पर दो चीज़ें पता हैं। एक तो पॉइंट 3 पे पता है और एक पॉइंट 1 पर पता है। पॉइंट 1 पर देखें कैसे पता है हमें। 4 से 1 मैंने क्या बोला? कंडेंसर है, ठीक है ना। अब कंडेंसर है और 1 से 2 कितना है हमारे पास? ये पंप आ रहा है 1 से 2। और पंप का मैंने पहले शुरू में बता दी कि पंप हमेशा पानी पर काम करता है। पानी पर काम करने का मतलब है जब हमने इसका ग्राफ बनाना है 4 से 1 तक, तो वो तब तक कंडेंस करता रहेगा, और यहाँ पर 1 जब तक वो पूरा पानी ना बन जाए, यहाँ पर सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, सेचुरेटेड वाटर बन जाएगा वो, ठीक है। सेचुरेटेड वाटर बन गया अब यहाँ पर, तो 1 से 2। अब हमें यहाँ पर जब भी सेचुरेशन पॉइंट है, मतलब हमें दो चीज़ें पता, मैंने कहा स्टीम टेबल पे हमें दो वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि वाटर है, मतलब सेचुरेटेड पॉइंट है, और यहाँ पर प्रेशर भी हमें पता है 10 किलो पास्कल है। तो हम लोग इसकी H1 निकाल सकते हैं, एंथैल्पी निकाल सकते हैं। एंथैल्पी H1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? H1 इज इक्वल टू HF एट द रेट ऑफ 10 किलो पास्कल। मतलब कि 10 किलो पास्कल के ऊपर जो सेचुरेटेड वाटर की एंथैल्पी होगी। अब वो उसको स्टीम टेबल से चेक कर लेते हैं।
10 किलो पास्कल कहाँ पर है, ये बार्स में है, तो 0.10 बार्स किसके बराबर होता है, 10 किलो पास्कल के। तो यहाँ पर एंट्रोपी सॉरी ये एंथैल्पी देख लेते हैं कितनी आ रही है। HF हमें चाहिए था, तो 191.83 आ रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर 191.83 लिख लिया हमने। अब ये प्रोसेस किसके ऊपर, यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड हमारा क्या है, वाटर है। और वाटर क्या है, एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि चेन इन एंथैल्पी इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू चेन इन प्रेशर, मतलब H2 - H1 इज इक्वल टू V डेल्टा P, ठीक है। और जो भी H2 - H1 है ना, मतलब अब 2 और 1 के एंथैल्पी का डिफरेंस किस, ये पंप है ना, मतलब 2 और 1 की एंथैल्पी का डिफरेंस हम लोग अगर लेंगे ना, तो इसका मतलब हम लोग वर्क डन ऑन द पंप फाइंड कर रहे हैं। वैसे ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर 2 और 3 के इंथैल्पी का डिफरेंस लेंगे तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर क्यू इन फाइंड कर रहे हैं। मतलब ये बॉयलर है ना 2 से 3 तक, तो मतलब जो भी एंथैल्पी डिफरेंसेस होंगे ना 2 पॉइंट्स के दरमियान, वो वहाँ पे जो भी प्रोसेस, जो भी चीज़ इन्वॉल्व हो रही होगी ना, हम उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे। इसी तरह अगर हम 3 से 4 फाइंड करेंगे ना, 3 से 4 क्या चीज़ हमारे पास आ जाएगी, 3 से 4 हमारे पास टरबाइन है, टरबाइन वर्क आउटपुट देते हैं हमें, यहाँ से टरबाइन वर्क आउटपुट देते हैं ना। तो 3 और 4 का हम लोग डिफरेंस लेंगे एंथैल्पी का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क आउटपुट आ जाएगा। और 4 से 1 क्या होता है कि हम लोग कंडेंसर उसको कंडेंस करते हैं और हम हीट बाहर निकालते हैं, क्यू आउट होती है उसके अंदर। तो क्यू आउट 4 और 1 का डिफरेंस लेंगे एंथैल्पी का, तो हमारे पास क्यू आउट आ जाएगा। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि हमें हर पॉइंट पर एंथैल्पी बतानी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी हमें पता है कि H2 - H1 ये इन फार्मूला होता है इक्वल टू V डेल्टा P, और H2 - H1 किसके बराबर है, वर्क ऑन द पंप के बराबर है। तो V इसमें क्या है, V वैसे तो अगर यहाँ पर इन्होंने V किस तरह निकाला हुआ है कि 10 किलो पास्कल पर VF के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट F है ना, यहाँ पर सेचुरेशन पॉइंट है। लेकिन अगर आप सुस्त हैं तो आप लोग सिंपली V को 1/1000 लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, वो तकरीबन सेम ही रहती है, इसलिए तो थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं जो कि ये पॉइंट के आगे थोड़े आ जाते हैं, तो उसको अगर ना भी कंसिडर करें तो भी खैर है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 1 से 2 तक पंप का वर्क आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर V पता चल गया 1/1000 है। और P2 - P2 हमें गिवन था 10 मेगा पास्कल था, क्योंकि 3 और 4 पे प्रेशर कांस्टेंट था ना। तो यहाँ पे 10 मेगा पास्कल हमने 10,000 लिख दिया, मेगा पास्कल को किलो पास्कल में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर जो हमें प्रेशर आ रहा है ना, डिफरेंस लेना है ना किलो पास्कल में। और किलो पास्कल हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें जो वर्क आउटपुट आएगा ना, वो किलो जॉल में आना चाहिए ना, तो इसलिए हम किलो वाली टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, महंगा वाली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हमने 10 मेगा पास्कल को और इधर 10,000 किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर 1.1 पर हमें प्रेशर कितना था, P2 - P1 कर रहे हैं हम लोग, तो 0.1 पर प्रेशर 10 किलो पास्कल है, तो 10,000 - 10 ये फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमारे पास पंप का वर्क इन आ जाएगा, यानी H2 - H1 आ जाएगा। अब हमें H2 और H3 निकालना है, तो लेकिन इसके लिए हमें H2 पता होना ज़रूरी है। अभी तक हमें H2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हमें H2 - H1 की वैल्यू पता है। तो हम लोग सिंपल इसको इस वाले फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, ये वर्क डन ऑन द पंप के बराबर होता है ना, ये भी मैंने बताया। तो H2 - H1 को हम लोग रीअरेंज करके वहाँ से H2 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि H1 तो हमें पता नहीं, ये H1 हमने निकाला अभी शुरू में सबसे। उसके बाद हमने वर्क डन बाई पंप भी वर्क डन ऑन द पंप भी निकाल लिया। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ से H2 आ जाएगा, ठीक है। H2 आ गया हमारे पास, तो ये बस सिंपल सब्स्टिट्यूशन किया आपस में, रीअरेंज इस वाले फॉर्मूले को रीअरेंज करके यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाती। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगला पॉइंट कौन सा होना चाहिए, 2.2 का हमें सब कुछ पता चल गया। 0.3 का हमें देखना क्या क्या पता है। 0.3 पे हमने क्वेश्चन में देखा कि हमें प्रेशर भी गिवन था और यहाँ पे टेम्परेचर भी गिवन था ना, ये देखा हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, वो स्टीम एंटर्स एट द टर्बाइन एट 10 मेगा पास्कल एंड 500 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें दो चीज़ें बताएं, और मैं शुरू में बता चुका हूँ कि स्टीम टेबल पे हमें जब भी दो चीज़ें पता होती हैं तो इसका मतलब हम बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए। अच्छा, ये अब हमें प्रेशर पता है और टेम्परेचर पता है, स्टीम टेबल पे चल जाते हैं 10 मेगा पास्कल पे। ये कौन सा रीजन है वैसे, ये सैचुरेशन के कर्वी साइड पे कौन सा रीजन होता है, सुपर हीटेड रीजन होता है ना, जिसका मतलब हमें कौन सी स्टीम टेबल पे कहाँ पे जाना है, सुपर हीटेड रीजन में जाना, ठीक है। अब 10 मेगा पास्कल के ऊपर 500 डिग्री सेल्सियस हमने देखना है। अब 10 स्टीम टेबल पे 10 मेगा पास्कल पे चल जाते हैं। 10 मेगा पास्कल 0.07 मेगा पास्कल नीचे आ जाते हैं, और ये हमारे पास 10 मेगा पास्कल आ गया, ठीक है। और टेम्परेचर हमारे पास कितना था, 500 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे थे, ठीक है, समझ रहे हो ना। और सॉरी ये तो 1 मेगा पास्कल है, उसको 10 मेगा पास्कल समझ। ये हमारे पास आ गया 10 मेगा पास्कल, ये आ गया 10 मेगा पास्कल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
10 मेगा पास्कल पे हमारे पास 500 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा हुआ है। अब 500 यहाँ पे 480 दिया हुआ है, 520 दिया हुआ है, 500 तो दरमियान में क्या रह गया, तो यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ेगी, इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी। अब इंटरपोलेशन तो नहीं है आपको, अब यहाँ पर मैं आपको समझाने लगा, बस इतना समझ लें कि यहाँ पर हमें चाहिए क्या, एच चाहिए था ना, ये हम फाइंड कर रहे हैं, हम लोग H3 निकालना चाह रहे हैं ना। और हमें दो चीज़ें बताएं, 10 मेगा पास्कल और 500 डिग्री सेल्सियस। तो 10 मेगा पास्कल वाली टेबल में हम आगे, और हमने 500 देखना है, 500 नहीं है, 520 है और 480 है। तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए थी, इंथाल्पी चाहिए थी। तो इंथाल्पी यहाँ पर कहाँ पर होती है, ये तीसरे कॉलम में। तो तीसरे कॉलम में इंथाल्पी कितनी आ रही है, 3321.4 और 3425.1, मतलब कि 480 और 520 के दरमियान एंथैल्पी, मतलब इसके दरमियान कोई भी वैल्यू आएगी वो इंटरपोलेशन से आएगी, वो आप कर सकते हैं। इंटरपोलेशन आपको आनी चाहिए इस टाइम। इंटरपोलेशन से हमने एंथैल्पी की वैल्यू निकाली, 3375.1 आई, मतलब देख लें 32 और 34 के दरमियान 33 पे हमारी वैल्यू आई है, मतलब कि ये कोई भी दरमियान में इंटरपोलेशन से वैल्यू आएगी। अगर आप सोचते हैं तो दरमियान वाली कोई भी वैल्यू ले लें, चल देगा, नंबर हो सकता है कि तो कट भी दें। अच्छा, उसके बाद हमें 0.3 का पता चल गया, 2 और 3 का पता चल गया। अब कौन सा पॉइंट आ गया, 4.4 का हमने निकालना है ना। 0.4 देखें उन्होंने क्या, 0.4 में क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है, क्वेश्चन में हम जाएँ तो द क्वालिटी ऑफ द स्टीम एट द टर्बाइन एग्जिट, मतलब कि क्वालिटी कब होती है हमारे पास, क्वालिटी तब होती है जब हमारा लिक्विड कहाँ पर हो, मिक्स रीजन में हो। तो इसका मतलब हमें ग्राफ कहाँ पर लेके जाना है अपना, यहाँ से टर्बाइन वर्क डन करते गए, उसकी क्वालिटी गिरा के इधर मिक्स रीजन में आ जाएगा। तो 0.4 पे हमें क्वालिटी पता करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। और 0.4 पर हमें पता क्या क्या चीज़ है, 0.4 पे हमें पता है सिर्फ प्रेशर हमें पता है ना, 10 किलो पास्कल। लेकिन प्रेशर तो सिर्फ एक ही चीज़ है, और मैंने बोला कि हमें कम से कम दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पर प्रोसेसेस का फ़ायदा उठाएंगे, जिस तरह हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि S1 H4 P1 P4 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है। इसी तरह 3 से 4 तक अगर हम लोग ग्राफ पे गौर करें तो 3 से 4 ये एंट्रोपी की लाइन है ना, तो 3 से 4 क्या आ रही है, कांस्टेंट एंट्रोपी आ रही है हमारे पास। तो मतलब S3 और S4 बराबर होंगे, समझ रहे हो ना, मतलब हमें S3 फाइंड करनी है। S3 तो हमें पता चल सकती है क्योंकि हमें स्टीम टेबल पे कोई भी दो पॉइंट्स पता हो, तो यहाँ पर 0.3 पे हमें दो चीज़ें पता है, टेम्परेचर भी पता है, प्रेशर भी पता है। तो हमने यहाँ पर वो निकाल ली, जिस तरह एंथैल्पी निकाली थी अभी H3 यहाँ पर स्टीम टेबल पर, ये थी इस वाली इन दो के दरमियान में थी। इसी तरह हम लोग एंट्रोपी भी निकाल लेंगे। एंट्रोपी वाला कॉलम कौन सा होता है, आखिरी वाला। अच्छा, अब एंट्रोपी भी 500 पे निकालनी है ना, तो हमें ये देखें 480 है, ये 480 है और 520 है, और 500 इसके दरमियान में है, और तकरीबन एग्जैक्टली दरमियान में ही है वैसे। तो 6.5 ये हमारे पास एंट्रोपी आ रही है ना, इन दोनों के दरमियान में आनी चाहिए कोई वैल्यू, तो इन दोनों को भी शायद प्लस करके डिवाइड कर दें, एवरेज निकाल, अगर हम इंटरपोलेशन नहीं करना चाहते। तो इसकी हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, एंट्रोपी आ जाएगी, और वो क्या होगी, S3 होगी। मतलब इस पॉइंट पर हम ये प्रेशर और टेम्परेचर देख रहे थे ना। अब यहाँ पर हमारे पास एंट्रोपी भी आ गई और एंथैल्पी भी आ गई। अब S3 किसके बराबर होगी, S4 के बराबर होगी, क्योंकि ये आइसोट्रोपिक प्रोसेस है। अभी हम लोग आइडियली देख रहे हैं, वैसे रियल में होगा कि थोड़ी सी एंट्रोपी हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही होती है थोड़ी बहुत, और वो उसको हम लोग 4A कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फुली वो आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है ना। लेकिन अभी हम लोग वो वाला केस नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिंपल आइडियल रैंकाइन साइकिल देख रहे हैं। तो आइडियली अभी अब चल रहे हैं, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हमें प्रेशर भी पता चल गया है और एंट्रोपी भी पता चल गया है। अब मसला ये कि हमने यहाँ पर क्या निकालना है, क्वालिटी निकालनी है, ठीक है ना। क्वालिटी निकालेंगे तो हम आगे प्रोसीड कर सकेंगे ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं, मैंने कहा कि जब हमें स्टीम टेबल पर दो चीज़ें पता होती हैं तो हम बाकी सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब 10 किलो पास्कल है और एंट्रोपी कितनी है हमारे पास, S4 इज इक्वल टू S3, मतलब कितनी है, S3 यहाँ पर ये है ना 6.959। तो हम लोग 10 किलो पास्कल पर चल जाते हैं, वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या हमें एंट्रोपी, वहाँ से हम लोग वहाँ पर एंट्रोपी मैच करेंगे कि 6.5 कहाँ पर है, और जहाँ पर 6.5 होगी वही उसकी करस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा, वही उसकी करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी होगी, और वही उसके करस्पॉन्डिंग बाकी सारी इंटरनल एनर्जी जो भी हमें चीज़ चाहिए होगी हम निकाल सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर आ जाएगा एक कि 10 किलो पास्कल जो है वो स्टीम टेबल पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब कि अगर हम लोग उसको अलहदा से देखें ना, जिस तरह हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पर 8 मेगा पास्कल है, तो हम लोग शुरू में जाते रहे, तो इसका मतलब है यहाँ पर सुपर हीट वाले में जा रहा हूँ मैं, 0.06 बार, मतलब 0.6 मेगा पास्कल से शुरू हो रहा है, मेगा पास्कल से शुरू हो रहा है। यहाँ पर किलो पास्कल का तस्वुर ही नहीं है यहाँ पर कि किलो पास्कल भी कोई चीज़ होती है। तो 10 किलो पास्कल तो 0.006 मेगा पास्कल से भी छोटा प्रेशर है, तो वो हमें ऊपर कौन से मिक्स रीजन में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो मिक्स रीजन में 10 किलो पास्कल ये 0.10 बार के बराबर होता है ना, तो ये आ गया। लेकिन यहाँ पर तो एंट्रोपी हमें SF और SG की फॉर्म में गिवन है, मतलब दरमियान में
जो असल एंट्रोपी होती है ना, मतलब प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गिवन है ना एंट्रोपी, तो हम लोग एंट्रोपी यहाँ पर निकाल ही नहीं सकते। मतलब कि हम लोग ने इसको कंपेयर किससे करना है, इससे कंपेयर करना है, कहाँ की 6.5 से कंपेयर करना है, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पर 6.5 नज़र ही नहीं आ रहा कि 10 किलो पास्कल के ऊपर ये एंट्रोपी वाली लाइन है अगर, तो एंट्रोपी तो यहाँ पर 8 है और 0.6 है, मतलब दरमियान वाली कोई वैल्यू हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर फिर एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि हमें इसका फॉर्मूला तो पता है ना कि यहाँ पर अगर हमें S4 निकालना है ना, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, इस पॉइंट के ऊपर हमने एंट्रोपी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, S4 इक्वल टू, मतलब जब भी कोई भी क्वालिटी हमें गिवन होती है ना, तो उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। S4 होगा तो S4 इज इक्वल टू SF प्लस क्वालिटी SG माइनस SF। अब हमें S4 पता है, S4 क्या था, S3 के बराबर था ना, और S3 की वैल्यू ये हमने फाइंड की अभी, तो S3 हमें पता है यहाँ पर, ये S3 है, वो S4 के बराबर है ये, तो मतलब हमें S4 की वैल्यू क्या है पता है। SF हमें किस तरह पता चलेगा, हाँ, यहाँ पर हमें प्रेशर पता है 10 किलो पास्कल, तो मतलब 10 किलो पास्कल के ऊपर F वाले की वैल्यू क्या होती है, तो हम लोग स्टीम टेबल पे चल जाते हैं, तो ये 10 किलो पास्कल था ना, 0.10 बार, वहाँ पर SF लिखा हुआ है, SF की वैल्यू हमें पता है, बेशक हमें S की वैल्यू नहीं पता, लेकिन S की वैल्यू तो पता, SF की वैल्यू तो पता है ना, तो SF की वैल्यू 0.6493 है, वो हम लोग और SG की वैल्यू भी पता है 8.1 है, तो मतलब यहाँ पर SF भी पता है, SF भी पता है, सिर्फ क्वालिटी नहीं पता, और S4 पता है, और S4 बताया S3 के बराबर होती है, तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, क्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज के लिए क्वालिटी के लिए इसको सॉल्व कर देंगे, और ये हमारे पास X4 आ जाएगी ये। बाकी हम लोग वैल्यूज इसके अंदर पुट किए हैं स्टीम लेवल से, हमारे पास X4 आ गया। अब हमारे पास स्टेट 4 भी स्टेट 4 की मैंने क्या शुरू में बताया कि हमें हर पॉइंट पर क्या पता होनी चाहिए, हाँ इंथॉल्पी पता होनी चाहिए, तो H4 पे इंथॉल्पी कैसे निकालेंगे, उसी तरह निकालेंगे जिस तरह हमने एंट्रोपी निकाली है। अब जिस तरह S4 इज इक्वल टू SF प्लस SX SG माइनस SF होता था ना, इसी तरह H4 इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला इसको मैं कह रहा हूँ, H4 इज इक्वल टू HF प्लस X4 HFG होगा, समझ रहे हो ना, कि जब हमें क्वालिटी, जब हम लोग मिक्स रीजन में होते हैं ना, तो वहाँ पर क्वालिटी हो या एंट्रोपी हो, इंटरनल एनर्जी हो या एंथैल्पी हो, कोई भी चीज़ हो, हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर एंट्रोपी होगी तो यहाँ पे S4 आ जाएगा, और SF आ जाएगा, और SFG आ जाएगा। इस तरह अगर इंटरनल एनर्जी हो तो यहाँ पे UO4 आ जाएगा, UF आ जाएगा, और X4 इंटू UFG आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एंथैल्पी चाहिए थी, तो हमने H4 लिख लिया, H4 इज इक्वल टू HF प्लस X। अब तो हमें वो यहाँ पर क्वालिटी पता चल गई है। अब मसला ये था कि यहाँ पर हमें S4 की वैल्यू हमें पता थी, क्योंकि वो S3 की बराबर थी ना, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल पुट कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर क्वालिटी नहीं पता थी। अब हमें क्वालिटी पता चल गई है, और H4 नहीं पता, मतलब यहाँ पर अगर हम आ जाएँ तो X4 नहीं हमें पता, HF भी पता है, HFG भी पता है, लेकिन H4 नहीं पता। और HF और HFG कहाँ पर क्या होंगे, वही होंगे जो 10 किलो पास्कल पर होते हैं। अब 10 किलो पास्कल पर यहाँ पर HF, ये 10 किलो पास्कल है ना, ये लेवल लाइन सारी जो हाईलाइटेड है, यहाँ पर HF भी हमें पता है, ये HF है और ये HG है, मतलब HF भी पता है, HG भी पता है, और क्वालिटी हमें पता चल चुकी है यहाँ पे, ये जो हमने क्वालिटी निकाल ली। तो हम लोग इसको निकाल देंगे, H4 के लिए सॉल्व कर लेंगे, और H4 की इस तरह हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास H1 भी आ गया, H2 भी आ गया, H3 भी आ गया, H4 भी आ गया, सारी एंट्रोपीज सारी एंथैल्पीज हमारे पास आ गई हैं। अब कोई मसला ही नहीं है। क्यों इन क्या होगा, क्यों इन कौन सा प्रोसेस में हो रही है, यहाँ से 2 से 3 में हो रही है ना, तो क्या इन दोनों का एंथैल्पी डिफरेंस ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 - 3 हो जाएगा, 3 - 2, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, बड़ी एंट्रोपी माइनस छोटी एंट्रोपी। और क्यू आउट क्या होगा, क्यू आउट यहाँ पर क्यू आउट हो रहा है ना, 4 और 1 के दरमियान डिफरेंस, तो ये क्या लिखा हुआ है, क्यू आउट इज इक्वल टू H4 माइनस H1। और डब्ल्यू नेट यहाँ पर क्या होगा, डब्ल्यू नेट क्यू इन माइनस क्यू आउट होता है, ठीक है। वैसे अगर वर्क डन बाई टरबाइन अगर पूछे आपको, तो वो क्या होगा, वर्क डन बाई टरबाइन H3 माइनस H4 होगा, ठीक है। लेकिन नेटवर्क है, नेटवर्क तो हम लोग सिंपली इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्यू इन माइनस क्यू आउट वाले फॉर्मूले से। तो हम लोग क्यू इन माइनस क्यू आउट निकाल लेंगे, इस तरह ये आगे सिंपल एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया हुआ है। और हमें पता है कि इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन थी, क्वेश्चन के शुरू में इन्होंने बताया था कि 210 मेगावाट का पावर प्लांट है हमारा, मतलब इसको कैपिटल W इसमें हमें इन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। कैपिटल W से हमने क्या निकालना है, मैस फ्लो रेट निकालना है ना, ये आखिरी पार्ट है हमारे क्वेश्चन का। तो कैपिटल W किसके बराबर होता है, W इज इक्वल टू मैस फ्लो रेट इंटू स्मॉल w। अब ये जो स्मॉल w हमने निकाला हुआ है, मैस हमें निकालना है, और w हमें क्या चीज़ है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हमारे पास m आ जाएगा, m की वैल्यू, m को यहाँ पर रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू W नेट बाई स्मॉल w नेट, तो हमारे पास मैस फ्लो रेट की वैल्यू भी आ जाएगी।